3, 2, 1। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल ज्ञान अड्डा। आज हम चर्चा करेंगे अगस्त 2025 में हुई उस ऐतिहासिक मुलाकात पर जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एंड रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अलास्का शिखर बैठक। ये मुलाकात क्यों महत्वपूर्ण थी? क्योंकि 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बाद ये पहली बार था जब पुतिन ने किसी पश्चिमी देश का दौरा किया, और क्योंकि यह वार्ता रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की संभावना पर केंद्रित थी। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि इस मुलाकात में क्या हुआ, क्यों हुआ और इसके अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या रहे। यह बैठक 15 अगस्त 2025 को अलास्का की ज्वाइंट बेस एमेलिनडॉर्फ रिचर्डसन एंकोरेज में हुई। बंद कमरे में करीब 3 घंटे चर्चा चली। उसके बाद 12 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पत्रकारों से कोई सवाल नहीं लिया गया। फिर ट्रंप ने कहा बैठक बहुत सकारात्मक रही। वहीं पुतिन ने कहा अगर ट्रंप 2022 में राष्ट्रपति होते तो शायद युद्ध ही नहीं होता। लेकिन असल में कोई औपचारिक समझौता इस बैठक में नहीं हुआ। बैठक में पुतिन ने एक तरह का शांति पैकेज रखा जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं। पहला, डोनबास, खेरसन, जापोरिजिया में जो अग्रिम रेखाएं बनी हुई हैं उन्हें स्थिर कर दिया जाए। रूस खार्किव और सुमी क्षेत्र के करीब 400 वर्ग किलोमीटर हिस्से से पीछे हटने को वह तैयार है। बदले में रूस चाहता है कि क्रीमिया पर उसका कब्जा मान्यता प्राप्त हो, यूक्रेन नेटो में शामिल न हो, यूक्रेन में रूसी भाषा और चर्च के अधिकारों को मान्यता दी जाए तथा रूस पर लगे कुछ प्रतिबंध हटाए जाएं। ये मांगें असल में बहुत बड़ी थी और यूक्रेन के लिए स्वीकार करना कठिन। तो इस बैठक का परिणाम ये हुआ कि कोई लिखित समझौता तो नहीं हुआ, मगर ट्रंप ने कहा कि अब यह जेलेंस्की पर निर्भर है कि वह क्या करता है। वहीं पुतिन ने दावा किया कि एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है और अगली बैठक शायद मॉस्को में होगी। इस पर यूरोप की प्रतिक्रिया आई। इसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूके के जैसे देशों के नेताओं ने ट्रंप के प्रयास का स्वागत किया, लेकिन चेतावनी भी दी कि सीमा परिवर्तन बलपूर्वक नहीं मान्य हो सकते। यूरोपीय नेताओं ने यह भी कहा कि शांति प्रक्रिया में यूक्रेन को शामिल करना ही होगा। वहीं इसकी कुछ आलोचनाएं भी की गईं। जैसे गार्जियन ने लिखा कि ट्रंप की कोई स्पष्ट विदेश नीति नहीं है, केवल अराजकता है। वहीं पूर्व जर्मन राजनयिक वुल्फगैंग इशिंगर ने कहा कि पुतिन को रेड कार्पेट मिला, ट्रंप को कुछ नहीं। नतीजा, पुतिन 1-0 से आगे। वहीं दूसरा एक प्रसिद्ध खिलाड़ी मार्टिना नवरातिलोवा ने ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज को हारते हुए आदमी की तरह बताया। तो इससे यूक्रेन और जेलेंस्की की स्थिति के बारे में अगर कहा जाए तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने साफ कहा कि हम अपनी ज़मीन का 1 इंच भी रूस को नहीं देंगे। उनके अनुसार कोई भी शांति वार्ता तभी वैध होगी जब यूक्रेन खुद उसमें सीधे शामिल हो। इसके बाद ट्रंप ने जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं से वाशिंगटन में मुलाकात की और कहा कि आगे त्रिपक्षीय वार्ता यानी कि ट्रंप, पुतिन और जेलेंस्की की तैयारी चल रही है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी पूछ पड़ा, अर्थात अगर भारत की प्रतिक्रिया देखी जाए तो भारत ने इस बैठक का स्वागत किया, लेकिन कहा कि शांति प्रक्रिया बहुपक्षीय और संतुलित होनी चाहिए। वहीं इस पर यूरोप ने भी अपनी चिंता जाहिर की और बताया कि यूरोपीय देशों को लगता है कि ट्रंप रूस के दबाव में है और अमेरिका की विदेश नीति अस्थिर हो रही है। वैश्विक रणनीति से इस बैठक में यह साफ हुआ कि अब युद्ध केवल यूक्रेन का मामला नहीं है, बल्कि पूरी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर असर डाल रहा है। अगर इसे राजनीतिक विज्ञान के नज़रिए से देखा जाए तो यथार्थवाद यानी कि रियलिज्म में देखा जाए तो रूस शक्ति और सुरक्षा के आधार पर समझौता चाहता है, वहीं ट्रंप भी शक्ति आधारित वार्ता की ओर झुके हैं। लिबरलिज्म के हिसाब से देखा जाए तो यूरोप की कह रहा है कि बिना यूक्रेन और अंतर्राष्ट्रीय कानून की भागीदारी के बिना शांति संभव नहीं है और संस्थाओं और नियमों की अहमियत उदारवाद की ओर ही इशारा करती है। वहीं निर्माणवाद में भाषा, संस्कृति और पहचान के मुद्दे जैसे रूस की भाषा और चर्च के अधिकार इस संघर्ष के पीछे बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, अलास्का की यह मुलाकात किसी औपचारिक समझौते पर तो नहीं पहुंची, लेकिन इसने दुनिया की रणनीति को हिला कर रख दिया। ट्रंप ने
खुद को शांति दूत के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की, जबकि पुतिन ने यह दिखाया कि रूस अब भी ताकतवर खिलाड़ी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यूक्रेन को दरकिनार करके शांति संभव है? क्या यह मुलाकात पुतिन की जीत थी या ट्रंप की कूटनीतिक असफलता? और भारत जैसे देशों को इस बदलते समीकरण में किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।